प्यारे बच्चों, आज जो हम एसएलओ डिस्कस करेंगे वो है वेरीफाई द लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपकी सिलेबस में लॉज तो काफ़ी सारे हैं, वो सब रिवाइज तो मैं भी पॉसिबल नहीं कि करूँ। तो मैंने एक जो बच्चों को अक्सर डिफिकल्ट लगता है वो मैंने चूज़ किया है। तो इससे रेलिवेंट, इस एसएलओ से रेलिवेंट मैंने क्वेश्चन जो चूज किया है वो है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये बच्चों को ज्यादातर मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाकी इजी है, आप वो इजीली खुद भी कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या कहता है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें ये बात याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी होता है। तो इसके लिए क्या पहचाने कि अगर स्टार्ट में यूनियन आया तो आपको पहले यूनियन यूज करना है और ओवर इंटरसेक्शन बाद में यूज करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन पहले आ रहा है तो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पे यूनियन का। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो मैंने ये आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिख दिया है, क्वेश्चन वाले ने लिख दिया है। समटाइम वो नहीं भी लिखते हैं, ठीक है ना, नहीं लिखेंगे तो आपको खुद से ये पहले याद होना चाहिए, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देना है। तो कह रहा है कि इसको प्रूव करें थ्रू वेन डायग्राम। यू भी उसने आपको दे दिया है, ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया है, सी भी दे दिया है। यहाँ पे अगर वो सेट्स के नाम डिफरेंट रखेगा तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे सेट्स उन्हीं के हिसाब से आपको सेट्स देगा। ठीक है, तो अब अच्छा, इसमें सबसे पहले बच्चों आप इवेंट डायग्राम के थ्रू इसको शो करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ की है वेन डायग्राम, और यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिख लें ये राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम के लिए हम कौन सी नोटेशन यूज करते हैं, मोस्टली रेक्टेंगल यूज की जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए वेन डायग्राम में बाहर जो हम ड्रॉ करते हैं वो यूनिवर्सल सेट को शो करती है रेक्टेंगल। इसके अलावा जो सेट्स दिए होते हैं उनको एज अ सर्कल या ओवल की शेप में आप जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं एक आपको इजी मेथड बताती हूँ। एक तो सबसे पहले आपने इसको मतलब लोकेट करना है इनकी पोजीशंस, वो ए और इन सेट्स के आपस में कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा है या वो सबसेट तो नहीं है, वो आपने देखना है। सबसे पहले आप ए और बी को देखें, ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 11 कॉमन है। तो मैंने ए और बी में ये 11, ये जो 11 मैंने शो कर दिया है कि ये इनमें ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने बी और सी में देखना है, बी और सी में आप देख रहे हैं 11 और 17 ओवरलैप कर रहा है। तो 11 तो यहाँ पे फिर आपने 20 से ड्रॉ करना है कि ये 11 भी उसी के, 11 भी उसी के मतलब अंदर लाई कर जाए। दोबारा अलग से 11 नहीं लिखा जाता है, एक ही दफा सेट उस एलिमेंट को एक दफा ही शो करना है। ठीक है, सेट में मतलब दोबारा रेपिटेशन नहीं होती है। तो बी और ए और बी में 11 और 17, सॉरी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी में 11 और 17 कॉमन है, तो वो इस तरह से आपने बी और सी में इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये ए में भी 17 होता तो हम यहाँ 11 के साथ ही यहाँ पे भी 17 लिखते, और अगर ए और सी में भी 17 होता तब हम इसको मिड में लिखते। अभी जो सेट्स दिए हैं उसके मुताबिक बी और सी में 17 और 11 कॉमन है, तो वो आपने इस तरह से लिख देने हैं। इसके बाद थर्ड आपने ये देखना है, बी और सी का भी आपने ओवरलैप देख लिया, सी और ए का भी आपस में रिलेशन देख लिया। ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में कॉमन है जस्ट 11 कॉमन है। ठीक है ना, ए और सी में देखिए 11 ही कॉमन आ रहा है। तो ये इसलिए मैंने स्टार्ट में ही मिड में लिखा था। ये 11 ए का भी हिस्सा है, बी का भी है और सी का भी है। तो इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा ना एक मेथड है जो आपके लिए इजी रहेगा। इसमें आप ना हर बाउंड्री के लिए अगर नोटेशंस अलग यूज कर लें तो आपके लिए इजी रहता है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है बहुत इजी था। इसमें जस्ट मैंने जो मुझे जरूरत पड़ी थी वहां पे मैंने नोटेशन यूज की है। देखिए, ये सबसे पहले ना आपने ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप पहले ब्रैकेट वाला, जाहिर सी बात है राउंड ब्रैकेट वाला आप पहले शो करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में क्या, कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी में, बी और सी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ए के लिए जो सब में कॉमन था ना, वो मैंने यहाँ पे ग्रिड यूज कर लिया, नोटेशन सही हो गया। उसके अलावा जो अब ये जो ए का बाकी हिस्सा रह गया वहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन यूज कर ली है। बी इंटरसेक्शन सी में ग्रिड और ये वाला हिस्सा मिला था, तो यहाँ पे मैंने डॉट्स यूज कर लिए हैं बी और सी में। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी और सी में क्या कॉमन है, ग्रिड और डॉट्स कॉमन है। वो एरिया आप यहाँ पे शो कर देंगे, इसी तरह से नोटेशन आपको यूज करनी है। फिर वो कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी में जो आंसर आ चुका है उसका यूनियन लें ए के साथ। ठीक है, यूनियन में तमाम
एलिमेंट्स को शो करना होता है, इस सेट को भी और इस सेट के एलिमेंट्स को भी, ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी जो आपका आंसर आ चुका है ना, डॉट्स एंड ग्रिड, उसके अलावा फिर ए पूरा भी लेना है, तो आप बाकी पे मैंने वर्टिकल लाइन यूज की है, तो आप उसको भी यहाँ पे साथ लिखते हैं, ठीक है ना। ये इसमें ये दोनों कॉमन थे। ये भी ग्रिड पे ए का हिस्सा है, लेकिन वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है ना, इसलिए आप बाकी वाले पे और वर्टिकल लाइन यूज कर लें। तो ये शो कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। तो अब आपको ना एक एक ट्रिक ये है कि आपने इसका आंसर मतलब कौन सा एरिया जो है आप ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी शो कर रहा है, वो आपको याद रखना है। ये कौन सा है, पूरा ए और ये 17 वाला एरिया। तो अगर आपकी आसानी के लिए ना आप हमेशा ऐसा करें कि जो आपको, क्योंकि ये और जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वल आना चाहिए ना, तो आप यही वाली नोटेशन अपनी राइट हैंड साइड के लिए भी यूज कर लें। यानी मैंने ए के लिए जो यहाँ पे ए के लिए ये वर्टिकल और ग्रिड यूज किया, आप यहाँ पे वही यूज कर लें और 17 वाला एरिया पे डॉट्स यूज कर लें, ठीक है। और बाकी वाले फिर बाउंड्रीज जो एरियाज हैं, इस पे आप डिफरेंट नोटेशन यूज करें तो आपके लिए ईजी रहेगा। यानी आप यहाँ इसको पहले शो करने से पहले ही ना आप अपनी डायग्राम में उनकी नोटेशन यूज कर लें। मैंने यहाँ पे जो एरिया था, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, इस पे बाउंड्री के साथ ये है ना, ये इसमें आपने हॉरिजॉन्टल यूज कर लें, ये तो ऑलरेडी हो चुके थे। यहाँ ये वाला जो पार्ट रह गया, इसमें मैंने zigzag लाइन यूज की है, और ये जो बाहर वाला एरिया है उसमें मैंने क्या यूज कर लिया है, स्टार यूज कर लिए है। इस तरह करने से आपका काम इजीली हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर आपने राइट हैंड साइड देखें, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। राइट हैंड साइड ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट्स वालों को पहले आप शो करेंगे ना, पहले मैंने ए यूनियन बी यहाँ पे लिखा कि ए यूनियन बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपने तमाम ए वाला हिस्सा भी लेना है और बी वाला भी। तो इसमें जो जो नोटेशन यूज हो रही है वो आपने लिख देनी है। ए में हो रहा है वर्टिकल, ग्रिड, डॉट्स और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, ग्रिड, डॉट्स और हॉरिजॉन्टल, ये पूरा ए और बी कवर हो गया। फिर आपने ए यूनियन सी दिखाना है, ए यूनियन सी। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिया जाता है ना, ये पूरा आपने ए की भी नोटेशन जो जो यूज की है वो भी लेनी है और सी की भी। तो ये होगी वर्टिकल, ग्रिड, डॉट्स और जिगजैग। क्लियर हो गया। इसके बाद ये जब दो आपके सेट्स रिप्रेजेंट आपने कर दिए, इसके बाद वो कहता है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो इन दोनों में कॉमन है, आप वो रिप्रेजेंट दिखा दें, कहता है ना पेन डायग्राम। तो ये अब आपको यहाँ से जानने, यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे जो लिख चुके हैं ना, इसमें आप देखें कौन कौन सी नोटेशन कॉमन आ रही है। तो ये वर्टिकल इसमें भी है, इसमें भी है, आपने वर्टिकल भी लिख दिया, यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड भी लिख दिया, डॉट्स हैं, डॉट्स लिख दिए। ये दोनों में कॉमन नहीं थे, वो हमने नहीं लिखे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है ये पूरा ए और साथ 17। तो अब आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अगर और करें, हमारी तो नोटेशन भी सेम आ गई है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे नोटेशन डिफरेंट रखी हो तो तब भी एरिया वही आ रहा हो तो आंसर आपके वेरीफाई हो जाता है। लेकिन हमने वो नोटेशन भी वही यूज की थी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर आ गए हैं। इस तरह से आपने कहना है फ्रॉम फिगर नंबर 1 एंड फ्रॉम फिगर नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एक और बात याद रखें कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको वेन डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि क्लियरली आपको इस पे आपको क्लियर हो जाए, तो मैंने ये कलर मार्कर्स वगैरह यूज किए हैं। तो आपके लिए एग्जाम में तो आप पेंसिल ही यूज करें, ठीक है। और आपने बहुत क्लियरली, क्योंकि काफी स्पेस होती है, आपने बहुत छोटी जो है फिगर नहीं बनानी है, थोड़ी लार्ज साइज की बनाएं, काफी स्पेस होता है। यानी क्लियर इस तरह से नोटेशन जो यूज हुई है ना, वो आप क्लियरली ड्रॉ करें तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अदरवाइज तो वो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आपने क्या किया है। तो आपने बहुत क्लियरली इस तरह से नोटेशन यूज करनी है। आप डायग्राम थोड़ी लार्ज साइज की बना लें तो इनशाला आप में अच्छे अच्छे आपको इसमें मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल इसको पेंसिल से करें, ठीक है। ये सारी नोटेशन ही पूरा आपने डायग्राम पेंसिल से ही करना है। तो ओके बच्चों, थैंक यू।